वेलकम एवरीवन। अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी या किसी भी लिटरेचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म। और अगर आपको न्यू क्रिटिसिज्म अच्छे से समझ आ गया तो स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, रिकंस्ट्रक्शन, ये सब थ्योरीज समझाना बहुत इजी हो जाएगा। आज का लेक्चर बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। मैं हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, ये है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है। सपोज कीजिए आपने शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ना है। अब आप उस नॉवल या प्ले को किस तरह समझेंगे? क्या आप ऑथर की बायोग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे या सिर्फ टेक्स्ट पढ़ेंगे? इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अलग-अलग लिटरेरी थ्योरीज आई, जैसे मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, न्यू हिस्टोरिसिज्म, और उन्हीं में से एक थ्योरी है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहती है? ये थ्योरी एक बहुत ही सिंपल बात बोलती है कि अगर आप किसी पोएम को समझना है तो ऑथर को भूल जाओ, रीडर को भूल जाओ, हिस्ट्री को भूल जाओ और सोसाइटी को भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पढ़ो। बस इसी फिलॉसफी को हम बोलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म। ये कहते हैं कि टेक्स्ट इज एवरीथिंग। न्यू क्रिटिक्स के लिए पोएम ही सब कुछ है। पोएट इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पोएम। इसी वजह से न्यू क्रिटिसिज्म को टेक्स्ट सेंटर्ड थ्योरी भी कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म? अब इस सवाल का जवाब ये है कि हम सिंपल वे में देखते हैं कि इसका नाम न्यू क्रिटिसिज्म ही क्यों पड़ा। ये हम भी सोचते हैं, इसको न्यू क्रिटिसिज्म ही क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम जो क्रिटिसिज्म होता था वो मेनली ऑथर और हिस्ट्री पर बेस्ड होता था। एग्जाम्पल जैसे टीचर बोलता था कि ये पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, तो वर्ड्सवर्थ का चाइल्डहुड ऐसा था, उसका नेचर से रिलेशन ऐसा था, उस टाइम में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन पोएम कम पढ़ाई जाती थी। तो न्यू क्रिटिक्स ने बोला कि ये तो गलत है, पोएम को उसके ऑथर से अलग पढ़ो, तभी उसकी रियल ब्यूटी समझ आएगी। इसी वजह से 1941 में जॉन क्रो रैनसम ने अपनी फेमस बुक पब्लिश की, द न्यू क्रिटिसिज्म, और इसी बुक के बाद इस मूवमेंट का नाम ऑफिशियली न्यू क्रिटिसिज्म पड़ गया। अब हिस्ट्री समझते हैं। 1929 और 1930s में अमेरिका और इंग्लैंड में लिटरेचर पढ़ाने का एक अलग ही स्टाइल था। टीचर्स जो थे वो बायोग्राफी पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ाते थे, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट पढ़ाते थे, लेकिन टेक्स्ट को सीरियसली एनालाइज नहीं करते थे। तो न्यू क्रिटिसिज्म को ये अप्रोच पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पोएम को पोएम की तरह पढ़ाओ, हिस्ट्री की बुक की तरह मत पढ़ाओ। अब इसके जो मेन थिंकर्स थे वो थे ये सारे जो न्यू क्रिटिसिज्म के पिलर्स हैं, जैसे जॉन क्रो रैनसम हो गया, रिचर्ड्स हो गया, एलियट हो गया, विलियम एम्सन हो गया, एलन टेट हो गया, क्लेनिक ब्रुक्स हो गया, विमसेट हो गया, बियर्ड्सली हो गया, पेन वैरन हो गया, रैन वैलक हो गया, ऑस्टिन वैरन हो गया। हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यू क्रिटिसिज्म का मेन जो एम था, अभी एक लाइन में ये समझते हैं कि स्टडी द लिटरेरी टेक्स्ट एज एन इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ आर्ट। मतलब लिटरेचर को इंडिपेंडेंटली पढ़ो, ऑथर की लाइफ को मत लाओ, रीडर की फीलिंग को मत लाओ, हिस्ट्री को मत लाओ, बस टेक्स्ट को एनालाइज करो। मान लो जैसे आपके पास एक पेंटिंग है, अगर आप पेंटिंग देखने के बजाय सिर्फ पेंटर की बायोग्राफी ही पढ़ते हैं रहे, तो क्या पेंटिंग की ब्यूटी आपको समझ आएगी? नहीं। इसी तरह जो न्यू क्रिटिक्स है वो बोलते हैं कि पोयम पढ़ो, पोएट नहीं। अब इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। मेन फीचर्स क्या है इसके कि टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। पोएम अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखती है, ऑथर से अलग, रीडर से अलग, हिस्ट्री से अलग। फिर आता है क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग जो है ये न्यू क्रिटिसिज्म का हार्ट है। क्लोज रीडिंग का मतलब क्या है? पोएम को बहुत केयरफुली पढ़ना, हर वर्ड, हर सिंबल, इमेज, आयरनी, पैराडॉक्स, मेटाफर सब ऑब्जर्व करना।
ये नहीं कि एक बार रीड किया और मीनिंग लिख दिया, नहीं नहीं। पोयम को माइक्रोस्कोप से देखना, इसी को क्लोज रीडिंग बोलते हैं। जैसे पोयम में बार बार रोज आ रहा है, अब क्लोज रीडिंग जो करेंगे वो क्या देखेंगे, रोज लव का सिंबल है, ब्यूटी का है, पेन का है, यूथ का है, डेथ का है, ये सब एनालाइज करेंगे। अब क्लोज रीडिंग जो है, आपको जैसे सपोज करो कि आपको एक पोएम देगी और टीचर ने पूछा कि इस पोएम का मीनिंग बताओ, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, गूगल करते हैं, स्पार्क नोट्स करते हैं, ऑथर की बायोग्राफी देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। लेकिन न्यू क्रिटिक्स है, वो बोलते हैं कि रुको, पहले पोएम को ही ध्यान से पढ़ो, हो सकता है कि पोएम खुद ही अपना मीनिंग बता रही हो। इसी अप्रोच को कहते हैं क्लोज रीडिंग। तो क्लोज रीडिंग क्या है? सिंपल लैंग्वेज में क्लोज रीडिंग का मतलब है पोएम को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन और सिंबल बाय सिंबल एनालाइज करना। इसमें हम देखते हैं वर्ड्स, देखते हैं इमेजेस, देखते हैं सिंबल, आयरनी, पैराडॉक्स, एम्बिग्यूटी, टोन, स्ट्रक्चर, रिपीटिशन, साउंड पैटर्न, राइम, मीटर, सब कुछ। मान लीजिए, सपोज करो, जैसे पोएम की फर्स्ट लाइन है, द नाइट swallowed द सन। अब जो ऑर्डिनरी रीडर होगा वो क्या सोचेगा कि नाइट है, वो आ गई है और सन चला गया है। लेकिन जो क्लोज रीडिंग करेगा वो क्या सोचेगा कि नाइट सिंबलाइज क्या कर रही है, डेथ को, फियर को, डिप्रेशन को, इग्नोरेंस को, लोनलीनेस को, या कोई पॉलिटिकल डार्कनेस को। और सन सिंबलाइज क्या कर रहा है, होप को, नॉलेज को, लाइफ को, पावर को। तो यही क्लोज रीडिंग है। तो न्यू क्रिटिसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है क्लोज रीडिंग। तो क्लोज रीडिंग अपनों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब न्यू क्रिटिस है जो क्लोज रीडिंग पर इतना फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हर ग्रेट पोएम के अंदर बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं और ये मीनिंग सिर्फ केयरफुली रीडिंग से ही मिलते हैं। मान लीजिए पोएम में बार बार लिखा है वाटर आ रहा है, तो क्लोज रीडिंग पूछे वाले पूछेंगे कि वाटर लाइफ है, प्योरिटी है, डेथ है, टाइम है, मेमोरी है, रीबर्थ है। इसी तरह एक सिंबल के कई मीनिंग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में कौन-कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो हमें समझने हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहला आता है आयरनी। आयरनी का मतलब क्या होता है? जो दिख रहा है एक्चुअली वो नहीं है। मान लें फॉर एग्जांपल, जैसे एक फायर स्टेशन जल जाए, तो ये आयरनी होगी कि फायर स्टेशन है और वही जल जाए। जैसे पोएम में हीरो फ्रीडम की बात कर रहा है लेकिन खुद एक स्लेव है, ये भी एक आयरनी हो गई। सेकंड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? दो अपोजिट स्टेटमेंट्स जो पहले इम्पॉसिबल लगते हैं लेकिन एक्चुअली दोनों ट्रू होते हैं। जैसे लेस इज मोर, सुनने में तो गलत लग रहा है लेकिन मीनिंग सही है। जैसे एक एग्जाम्पल पोइट्री का लेते हैं, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। हैमलेट का है, तो ये भी पैराडॉक्स है। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या है? एम्बिग्यूटी का एक ही लाइन में मतलब ये है कि मल्टीपल मीनिंग्स होना। आई सॉ हर डक। अब डक का मतलब क्या हो सकता है? बर्ड हो सकता है या हेड के नीचे करना, हेड को नीचे करना, दोनों पॉसिबल है। इसी को एम्बिग्यूटी कहते हैं, मतलब कि मल्टीपल मीनिंग्स होंगे। नेक्स्ट है टेंशन। टेंशन का मतलब पोएम के अंदर अपोजिट आइडियाज का बैलेंस होना। एग्जाम्पल, लव वर्सेस ड्यूटी, होप वर्सेस फियर, लाइफ वर्सेस डेथ। ये टेंशन क्रिएट करते हैं। एलन टेट ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है इमेजरी। वर्ड्स के थ्रू इमेज क्रिएट करना। द गोल्डन लीव्स डांस्ड इन द विंड। अब आपकी दिमाग में इमेज बनी होगी, यही इमेजरी है। सिंबलिज्म, कोई ऑब्जेक्ट जो अपने लिटरेरी मीनिंग से ज्यादा कुछ प्रेजेंट करता है, वो सिंबलिज्म है। जैसे रोज है, लव, वाइट, पीस, क्रॉस, क्रिश्चियनिटी, लाइट, नॉलेज, डार्कनेस, इग्नोरेंस। तो न्यू क्रिटिक्स किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं? आयरनी पे, पैराडॉक्स पे, एम्बिग्यूटी पे, टेंशन पे, इमेजरी पे, सिंबलिज्म पे, क्लोज रीडिंग। ये सातों टर्म्स आप कभी मत भूलना, ये बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ऑर्गेनिक यूनिटी। अब आते हैं हमने न्यू क्रिटिसिज्म के सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पर, ये ऑर्गेनिक यूनिटी। ये टर्म मेनली क्लिनेथ ब्रुक्स और दूसरे न्यू क्रिटिक्स के आइडियाज में डेवलप हुई। सिंपल इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो बॉडी में क्या है? हार्ट है, ब्रेन है, आईज है, हैंड्स है, सब अलग अलग ऑर्गन है लेकिन इंडिविजुअली यूजफुल नहीं है। सब मिलकर ही एक बॉडी बनाते हैं। पोएम भी एग्जैक्टली वैसी ही है।
वर्ड्स है, इमेजेस है, आयरनी है, सिंबल्स है, रिदम है, टोन है, सब मिलकर एक ऑर्गेनिक यूनिटी क्रिएट करते हैं। इसलिए पोएम का एक सेंटेंस अलग निकालकर मीनिंग नहीं बताया जा सकता। पोएम को कंप्लीट रीड करना पड़ता है। इसी को ऑर्गेनिक यूनिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर शेक्सपियर के हैमलेट ने में से अगर आप सिर्फ एक ही डायलॉग को पढ़ लो, तो क्या आपको पूरा प्ले समझ आ जाएगा? नहीं आएगा ना। पूरा प्ले एक ऑर्गेनिक होल है। तो ऑर्गेनिक यूनिटी क्या है? पोएम इज अ कंप्लीट लिविंग होल। एवरी एलिमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल मीनिंग। अब तक हमने समझा है कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, क्लोज रीडिंग क्या है, उसमें लिटरेरी डिवाइसेस का क्या है, ऑर्गेनिक यूनिटी क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आई ए रिचर्ड्स, जो फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।